सोचिए गर्मी, अगर 2024 सबसे गर्म साल था तो 2025 उससे भी ज़्यादा गर्म हो सकता है। झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स ऑलरेडी 40 डिग्री पार कर चुके हैं और अभी तक हीट वेव जल्दी आ गई है। लेट फरवरी में ही साइंटिस्ट और मेट्रोलॉजिस्ट ने वार्न किया था कि 2025 में और भी ज़्यादा एक्सट्रीम इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। सी सरफेस टेम्परेचर के राइज होने से इस पर काफी इम्पैक्ट पड़ सकता है, चाहे वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रियल एस्टेट, फार्मास्यूटिकल, एनर्जी या एग्रीकल्चर, हर चीज पर इसका असर हो सकता है। पिछले 125 सालों में इस साल का फरवरी सबसे गर्म रहा, जबकि इस साल लालीना का कूलिंग इफेक्ट भी था। तो ये एक वार्निंग है, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो आगे आने वाले साल हमारे लिए और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो सकते हैं। 2025 में इंडिया को ऐसा अर्ली हीट वेव फेस करना पड़ रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसका रीजन है ह्यूमन कॉज्ड क्लाइमेट चेंज एंड रेन डेफिशिएंट विंटर। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हमने ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रोल नहीं किया तो आगे हमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और भी फ्रीक्वेंट नजर आएंगे। ये सिर्फ एक वार्निंग है, अगर हमने अभी कोई एक्शन नहीं लिया तो आने वाले दिन और भी ज्यादा चैलेंजिंग नजर आएंगे। According to Down to Earth report, India records earliest heat wave and warm nights in 2025. मार्च 15 को ओडिशा और झारखंड ने इस साल की पहली वार्म नाइट कंडीशन रिकॉर्ड की। वहीं 2024 में पहली वार्म नाइट मार्च 27 को गुजरात और महाराष्ट्र में रिकॉर्ड हुई। साइंटिस्ट वार्न कर रहे हैं कि अगर ज्यादा टाइम तक हाई टेम्परेचर में रहे, दिन और रात दोनों टाइम, तो स्ट्रेस बढ़ सकता है, मोर्टेलिटी रेट यानी लोगों के मरने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी कम हो सकती है। According to Mint article, heat waves hit India sooner than expected in 2025. Scientists reveal the alarming reason. Death rates, according to Down to Earth reports, India had over 700 heat deaths in 2024, much higher than official toll, claim scientists. According to the article of Times of India from 2024, heat waves in India killed over 100 plus people and 40,000 people suffer from heat stroke. तो देखा आपने इन सारे न्यूज़ आर्टिकल जो 2024 के हैं, उनमें दिखाया गया कि किस तरीके से ह्यूमन लाइफ इम्पैक्ट हुई समर्स में हीट वेव्स की वजह से। काफ़ी हीट वेव्स हाईलाइट किया गया। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले ये हीट वेव है क्या। हीट वेव का मतलब होता है कि जो आपके एरिया का समर्स में नॉर्मल टेम्परेचर होता है, अगर उससे 5 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला जाता है और काफी दिनों तक मेंटेन रहता है, और जिससे लोगों को मेंटल स्ट्रेस और काफी केसेस में लोगों की डेथ भी हो जाती है, ऐसी सिचुएशन में IMD इसे हीट वेव डिक्लेयर कर देता है। हीट वेव डिक्लेयर करने के काफी सारे पैरामीटर्स हैं। वन ऑफ द पैरामीटर इज हीट इंडेक्स। हीट इंडेक्स यानी कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का मिक्सचर। इसे हम केवल टेम्परेचर यानी हीट से कंपेयर नहीं कर सकते, ह्यूमिडिटी का भी इसमें उतना ही इन्वॉल्वमेंट होता है। इसका मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी एक्चुअल में फील कर रही होती है वो कुछ टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल टेम्परेचर। हीट इंडेक्स यानी कि एयर टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी। एयर टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी जब दोनों को मिला के हम बात करते हैं तो वो हम फील करते हैं, उसी को हम हीट इंडेक्स कहते हैं। इसे हम अपेरेंट टेम्परेचर भी कहते हैं, मतलब कि जो हम एक्चुअल में फील करते हैं। तो अब ये समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। जब हमारी बॉडी गर्म हो जाती है तो वो कूल डाउन होने के लिए पसीना निकालती है, और ये जो पसीना है वो एवोपरेट हो जाता है। इससे हमारी बॉडी ठंडा फील करती है। यही एवोपरेशन कूलिंग प्रोसेस कहलाता है। लेकिन अगर हवा में मॉइस्चर ज्यादा हो, मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, तो हमारा पसीना जल्दी इवोपरेट नहीं होगा, तो ऐसे में हमारी बॉडी ठंडा फील नहीं करेगी। ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी को गर्मी ज्यादा लगती है और हमारी बॉडी को लगता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। और इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर हवा में ह्यूमिडिटी कम हो, मतलब ड्राई वेदर हो, तो हमारी बॉडी से पसीना जल्दी इवोपरेट हो जाएगा और हमारी बॉडी को एक्चुअल टेम्परेचर से थोड़ा ठंडा फील होगा। तो बेसिकली सीधी बात ये है कि अगर एयर टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ये दोनों बढ़ेंगी तो हमारा हीट इंडेक्स भी बढ़ेगा, और अगर ये दोनों कम होंगी तो हमारा हीट इंडेक्स भी कम होगा। तो चलो ये तो बात हुई हीट वेव्स के बारे में, बट हीट वेव्स आती क्यों हैं? इसके पीछे दो मेन रीजंस होते हैं।
क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। जो क्लाइमेट चेंज है वो बेसिकली 2 रीजन्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज आवर सोलर सिस्टम और सेकंड जो एल नीनो ला नीना इम्पैक्ट होता है। एल नीनो और ला नीना को समझने से पहले समझते हैं कि ट्रेड विंड्स क्या होती है। ये वो हवाएं हैं जो इक्वेटर के थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। मतलब ये हमेशा लगभग उसी डायरेक्शन में बहती हैं। पुराने जमाने में ट्रेडिंग के लिए जब शिप्स ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती थी तो इन्हीं विंड्स का यूज करती थी, जिससे वो शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो कर सके। इसी वजह से इन विंड्स का नाम ट्रेड विंड्स पड़ा। क्लाइमेट चेंज की 3 कंडीशंस होती हैं, नॉर्मल, एल नीनो और ला नीना। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ट्रेड विंड्स ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं, जिसके इफेक्ट से साउथ अमेरिका से जनरेट होने वाला वार्म वाटर ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करता है और उस वाटर को कंपनसेट करने के लिए कोल्ड वाटर जो कि हाईली न्यूट्रिएंट रिच होता है वो ऊपर की तरफ आता है। इस प्रोसेस को हम अपवेलिंग कहते हैं, जिससे 2 जोन क्रिएट हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है और साउथ अमेरिका की तरफ हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है और हमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है और वहीं हमें साउथ अमेरिका की तरफ सूखापन देखने को मिलता है। एल नीनो और ला नीना ये दोनों स्पेनिश वर्ड हैं, जिसमें एल नीनो का मतलब होता है द बॉय और ला नीना का मतलब होता है द गर्ल। ये दोनों नॉर्मल सिस्टम को ब्रेक कर देती हैं और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है। एल नीनो और ला नीना क्या क्या कर सकते हैं, इनका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है। ये वेदर को बदल सकते हैं, जंगल में आग लगा सकते हैं, इकोसिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं और यहाँ तक कि इकोनॉमीज पर भी असर डाल सकते हैं। एल नीनो और ला नीना का जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है वो 9 से 12 महीने तक, बट कभी कभी ये सालों से ऊपर भी खींच जाते हैं। पर ये एवरेज 2 से 7 साल में होते हैं, लेकिन इनका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है। कभी ये जल्दी आ जाते हैं और कभी ये लेट आते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि एल नीनो ला नीना से ज्यादा बार होता है। जब एल नीनो आता है, जो नॉर्मल ट्रेड विंड्स हैं वो पैसिफिक ओशन में ईस्ट टू वेस्ट ट्रेवल करती हैं, वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है। इसका रिजल्ट क्या होता है, जो नॉर्मली गर्म पानी एशिया की तरफ जाना चाहिए था वो अब ईस्ट की तरफ पुश होने लगता है, यानी कि अमेरिका के वेस्ट कोस्ट की तरफ। इस शिफ्ट की वजह से क्या होता है, अमेरिका की तरफ ज़्यादा गर्मी होने लगती है और वहाँ पे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ एशिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ वहाँ पे ठंडा ज़्यादा पड़ने लगता है और उसकी वजह से वहाँ पे सूखा ज़्यादा पड़ता है। अब हम समझते हैं ला नीना के बारे में। ला नीना एल नीनो के बिल्कुल अपोजिट होता है, जिसमें ट्रेड विंड्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं और वार्म वाटर एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला जाता है, जिससे वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका पे हमें अपवेलिंग देखने को मिलती है और ठंडा पानी सरफेस पर आ जाता है। इसकी वजह से एशिया और ऑस्ट्रेलिया में हमें जरूरत से ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है और वहीं साउथ अमेरिका में हमें ड्रॉट्स देखने को मिलते हैं और इसका इम्पैक्ट एल नीनो के इम्पैक्ट से बिल्कुल अपोजिट होता है। तो अब बात करते हैं एक और बड़े रीज़न के बारे में, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। इसमें क्या होता है, हमारी सिटीज़ में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती हैं, उनके अंदर कांच का मटेरियल यूज़ होता है, कंक्रीट का मटेरियल यूज़ होता है। इससे क्या होता है, जो हमारा बाहर का टेम्परेचर है वो ये बिल्डिंग एब्जॉर्ब कर लेती है और वो बाहर नहीं निकल पाता। उससे बिल्डिंग का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के कंपैरिजन में बहुत हाई हो जाता है। उससे हमें बिल्डिंग के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है। इसके चलते हम एसी का यूज़ करते हैं और जो एसी है वो एनवायरनमेंट में फिर से हीट रिलीज करती है अंदर कूलिंग करने के चक्कर में। इससे हमारा जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो फिर से गर्म होता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यही सारे रीजंस होते हैं हमारे क्लाइमेट चेंज और वेदर पैटर्न्स को इम्पैक्ट करने के लिए। तो इसी तरीके की वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें।